नमस्ते। विज्ञान अभ्युदय में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम आर्यभट्टीय गणित पाठ कर रहे थे, हमने 15 श्लोकों तक देख लिया था। हमने देखा कि पृथ्वी की सूर्य के प्रकाश के कारण कितनी छाया बनती है, हमने उसका मापन कर लिया। अब हम आगे के सूत्रों पर बढ़ेंगे तो बहुत कमाल के डाटा हमको मिलने वाले हैं। तो आज हम शुरू करते हैं 16वें और 17वें सूत्र, 2 श्लोकों को हम लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बात करें तो छाया आदि की बात हो रही है, लेकिन इनके एप्लीकेशंस बहुत बड़े हैं, है ना। और एक ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा इसके ऊपर। इसको आप देख रहे होंगे, आपको कुछ जाना पहचाना लग रहा होगा। भुजा वर्गः कोटि वर्गश्च कर्ण वर्ग। तो आप इसका मतलब समझे। इसे ही आज की भाषा में आज के लोग, आज के गणितज्ञ पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं। हमारे पास सब चीज़ों के प्रमाण उपलब्ध होने के बावजूद भी हम आज अपनी चीज़ों को नहीं मान पा रहे, नहीं सिद्ध कर पा रहे हैं। बहुत सारे इंटरनेशनल कोर्ट में मामले चल रहे हैं कि ये चीज़ हमारी है। एक उदाहरण आपको मिलता होगा बासमती चावल का। ऐसे हज़ारों करोड़ों चीज़ें हैं, लेकिन हमारे वो हम नहीं मान रहे हैं उनको, ना हमारी सरकार मान रही है। अभी आप इन श्लोकों में ही देख लेंगे, गणित पाद में ही बहुत सारे सूत्र ऐसे मिलेंगे जो बच्चों को पढ़ाए जा रहे हैं, और लगा ऐसा रहा है उनको कि ये सब विदेशों की देन है। और यदि आप लीलावती को देख लें, फिर तो आप कहेंगे कि गणित में विदेश से आया ही क्या, सब कुछ भारतीय है। तो हम यहाँ पर बात करें तो यदि आप यष्टि और 2 शंकु एक ही सीधी रेखा में हो, है ना, ये एक टर्म दे दी उन्होंने कि एक सीधी रेखा में हो, जिससे भाई एंगल का फर्क ना पड़े, जैसे एक सीधी रेखा में हो। ठीक है, तो अब छायाग्र के अंतराल को छाया से गुणा कर। छायाग्र का अर्थ मैं सरल भाषा में आपको समझाता हूँ। मान लीजिए ये है एक, है ना, प्रकाश पिंड है या कुछ भी है। ये एक कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसे हमने 15वें श्लोक में शंकु कहा इस वाले को, और इस वाले को हमने भुज कहा, है ना। तो इसके कारण इसकी छाया कैसी बनेगी, आप ऐसी बनेगी कुछ इस प्रकार, है ना। तो ये जो है ये है छाया और ये है छायाग्र। ठीक है, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं चीज़ों को। ये जो ऑब्जेक्ट के कारण ही बनती है ये होती है छाया, और जो शुरू से बनती है ना, वहाँ से लेके यहाँ तक ये होता है छायाग्र। ठीक है, तो इनका अंतराल है जो छायाग्रों के कारण, है ना। तो अंतराल का अर्थ समझ रहे हैं आप। एक ये पिंड रहा, एक दूसरा पिंड रहा, है ना। इसको बड़ा मान लीजिए, ऐसे करके आप करेंगे तो ये इसका जो आएगा, है ना, एक इसका बनेगा, दूसरा उसका बनेगा। इसे आगे डायग्राम में ठीक से देख सकेंगे हम, वहाँ दिक्कत नहीं होगी। हाँ देखिए, यहाँ पे देखिए, है ना। तो इसके कारण जो ये वाला एक छायाग्र हो गया और ये वाला दूसरा छायाग्र हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से। तो यहाँ पर छायाग्रों के अंतरालों से छाया का, है ना, छाया तो वही है ना, जो है, जो हमने बताया कि जिस भी ऑब्जेक्ट के कारण जो बन रहा है ना, ये वाली छाया है ना। तो छाया से गुणा कर फल को, जो भी फल है उसकी छायाओं की लंबाई, अब दोनों जो ऑब्जेक्ट की लंबाई के अंतर से भाग देने पर कोटि प्राप्त होगी। ठीक है, इसको हम आगे सूत्र रूप में भी सिद्ध भी करेंगे। कोटि को शंकु से गुणा कर छाया से भाग देने पर भुजा मिलती है ना। कोटि को शंकु से गुणा करा और छाया से भाग दे दिया तो क्या मिलेगी, भुजा मिलेगी। अब देखिए, भुजा के वर्ग और कोटि के योग के तुल्य कर्ण का वर्ग होता है। इसे ही पाइथागोरस पर में बोल रहे हैं लोग आज, लेकिन ये क्या है, ये आर्यभट्ट जी से भी पहले दी गई है ना। हम ये श्रेय नहीं देंगे कि सिर्फ ये आर्यभट्ट जी को ही पता था। आर्यभट्ट जी से पहले सुलभ सूत्र आदि में भी इसका वर्णन मिलता है। इसके बाद हम देखें, एक और बात इसी श्लोक में आती है। किसी वृत्त के दोनों शरों का गुणनफल चाप की अर्धज्या के वर्ग के तुल्य होता है। अर्धज्या को एक बार हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। देखिए, ये हमारा मान लीजिए क्या है, वृत्त है। ठीक है, ये इसकी व्यास हो गया। ठीक है, तो इस पे एक आपने ये खींच दी, इसको क्या बोलते हैं, जया। ठीक है, अब ये जया यहाँ तक है, जो इस पॉइंट तक है, ये हो गई अर्धजया। ठीक है, अब ये अर्धजया तो ये हो गई। अब शर क्या है, अब इसने इस व्यास को 2 भागों में विभाजित किया, एक भाग ये, है ना, ये वाला और ये वाला। तो इस वाले भाग को भी शर बोलेंगे और इस वाले भाग को भी शर बोलेंगे। तो इस वाले भाग के और इस वाले भाग के दोनों को गुणा करके, है ना, दोनों का गुणा कर देंगे तो उसका क्या आएगा, ये वाली माप है, इसका वर्ग उत्तर आएगा। इसको भी हम सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर सूत्र रूप में चीज़ें देख ली हैं, बहुत सारी चीज़ें मिल चुकी हैं। अब इसके एप्लीकेशंस देखते हैं। ठीक है, अब ये आकृति दी हुई है, इसमें आप देखिए कैखे भुज है ना, जैसे कि हमने बोला था, इसको भुज माना जाता है ना, जो प्रकाश स्रोत है ना। और आप मानिए ये भुज प्रकाश स्रोत के अलावा भी अन्य चीज़ें हो सकती है। इसको आप बांस का पेड़ भी मान सकते हैं कि बांस का पेड़ टूट के गिर गया, समझ रहे, बहुत सारी एप्लीकेशंस हो सकती है। तो कै कै क्या हो गया, कै खे है जो भुज हो गया। ठीक है, इसको भुज मानेंगे। इसके बाद जो ख और छ है ना, ये क्या हो गई, कोटि हो गई। ठीक है, ये छ और ख क्या हो गई, ख और छ कोटि हो गई। अब इसके अलावा ग और छ, ये वाला है जो, और ये वाला है घ और छ, ये दोनों क्या है, शंकु, जैसा हमने बताया, जिसके हमें छाया ना मापनी है या फिर जो ऑब्जेक्ट लिए गए हैं। ठीक है, इनको शंकु बोलते हैं। ठीक है, अथवा एक ही शंकु की 2 स्थितियाँ, एक शंकु है, इसको इतना रखा फिर इसके बाद इतना रख दिया। तो मतलब कहने का तात्पर्य है कि 2 मान के चल रहे हैं, है ना, 2 हैं, या फिर एक की 2 भी हो सकती हैं, हम यदि सूत्र रूप में इसको निकालने के लिए करना चाह रहे हैं ऐसा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, है ना। तो अब जो छ है ना, वो छायाग्रों का अंतराल है। अब देखिए क्या है, छायाग्र क्या है, तो छायाग्र एक का तो इतना हो गया और एक का इतना हो गया, तो ये है 6, है ना, और ये है ज। तो ये वाली जो है, ये क्या है, इन दोनों का अंतर आ गया।
ठीक है, ये बात देख ली हमने। अब और च और छ और झ क्या है, अब ये एक है और ये यहाँ से और यहाँ तक दूसरी छाया है। ठीक है, ये भी हमने देख लिया। अब इनको क्या है, सूत्र रूप में जमा दिया। इसको बहुत सरल तरीका है, अब देख लीजिएगा, इसकी कोई खास आवश्यकता नहीं है ना। आप देख लीजिएगा, बहुत सिंपल सूत्र है। ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाता है कैखे बराबर कोटि गुणा शंकु बटे छाया। अब कैके क्या था, भुज था हमारा, तो भुज बराबर क्या आ गया हमारा, जो कोटि थी। अब कोटि क्या थी, आपको बताया था कि 6 और जो 6 है ना, जो ख है और 6 है, ये अपनी कोटि है ना। तो ये आ गया। अब इसके अलावा जो शंकु है, शंकु हमें पता ही है, ये वाले जो ऑब्जेक्ट हैं इनको शंकु बोला जाता है, और बटे छाया, है ना। तो आप इससे किसी भी फॉर्मूले में रख के इसका मान निकाल सकते हैं। हम आगे निकालेंगे भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी सिर्फ इतना समझिए। इसमें ये वीडियो बड़ी होने वाली है क्योंकि इसमें हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, इन सूत्रों पर बेस्ड न्यूमेरिकल। ठीक है, अब एक और बात आती है, जो भुजा के वर्ग और कोटि के वर्ग का योग कर्ण के वर्ग के तुल्य होता है, ये वाला, है ना। तो इसकी बात करें तो इसे भी सिद्ध किया जा सकता है। देखिए, अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, ये वाली क्या है, ये है ज्या, है ना, और जो ये है सिर्फ इतना है ना, ये क्या है, अर्धज्या, है ना। ये क्या है, व्यास, और ये क्या है, त्रिज्या। ये क्या है, शर, ये भी क्या है, शर, यानी जो व्यास को 2 भागों में बांटती है ज्या, ये दोनों भागों को क्या बोलते हैं, शर बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाली बात हो गई अभी तक। अब उसके आगे बात करें तो इसको और सिद्ध करने का प्रयास किया गया। अब यहाँ पर एक और सूत्र आ जाता है, ये वाला, है ना, इसको भी हम देखते हैं। अब दै से बराबर क्या है ना, दै और से, है ना, ये क्या है, अर्धज्या है। ठीक है, अर्धज्या के स्क्वायर बराबर ऐसे गुणा बैस है ना। तो ऐसे ये ए है ना, इसको कंफ्यूज मत होइएगा, ये ए है, ये बे है ना, तो बैस है और एस है, समझ गए। ये भी शर है और ये भी शर है, और ये अर्धज्या है। तो आर्यभट्ट जी ने क्या कहा था, जो अर्धज्या है ना, वो क्या होगी, स्क्वायर होगी किसके, दोनों शरों के गुणा के। ठीक है, यही यहाँ पर सिद्ध भी कर दिया गया है। आप इनको देख सकते हैं, फॉर्मूलाज को कैसे कैसे रखें, बिल्कुल सिंपल है। जैसे मैं हल्का सा आपको आइडिया दे दूँ तो इसको यहाँ पर एक चीज़ लगी है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जैसे आपको मैं सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, तो इसको ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख सकते हैं, है ना। इस तरीके से इसको तोड़ के और ये सब सिद्ध कर दिया है ना, आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसानी से। ठीक है, अब उसके अलावा एक और सूत्र बनता है अर्धव्यास का। ठीक है, जो अर्धव्यास है वो क्या होगा, ठीक है, तो उसका आप सीधा सीधा निकाल सकते हैं, जो यहाँ से अर्धव्यास का। ठीक है, ये अर्धव्यास है ना, तो इससे घटाकर आप निकाल सकते हैं ना। देखिए, यहाँ पर एक सीधा फॉर्मूला बनता है, कैसे, है ना, बराबर √a² माइनस दैस ए स्क्वायर। अब ए क्या है ना, ए को हमने क्या मान लिया, देखिए अब आप अर्धव्यास को हमने ए मान लिया, तो अर्धव्यास हमारा, इसको हमने ए मान लिया, और तो ये वाली वैल्यू क्या हो गई, जो ए बे है, ये 2a हो गई। ठीक है, 2a हो गई। अब इसके आगे देखिए, अब जो कैसे है, कैसे देखिए क्या है कैसे, तो यहाँ पर कैसे है, जो ये वाली है ना, ये वाली माप, इसको आप निकाल सकते हैं इसकी सहायता से। ठीक है, कैसे बराबर क्या हो जाएगा, जो ये है आपकी अर्धव्यास है, उसका स्क्वायर करके आप दैसे के स्क्वायर में से, जो दैसे ये वाली है, ये अर्धज्या है, इसके स्क्वायर में से घटा देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, अर्धव्यास आ जाएगा। एक ये भी निकलता है, दूसरा एक यह भी निकलता है, इसका बहुत कम इस्तेमाल आता है, लेकिन देखिए आप, कोई कह नहीं सकता कि सूक्ष्मता है ना, ये विशालता है चीज़ों की, समझ रहे हैं आप। इतनी बड़ी कैलकुलेशंस भी निकाली जा रही हैं। कोई कहता है आर्यभट्टीय में बच्चों के लिए सूत्र हो सकते हैं लेकिन बड़ी चीज़ों के लिए नहीं हो सकते। तो मैं यही ध्यान आपका इस ओर ले जाना चाह रहा हूँ कि अनंत ग्रंथ है ना, ये संक्षिप्त भाषा में लिखे गए हैं, लेकिन इनके एप्लीकेशंस बहुत बड़ी बड़ी जाती है ना। तो यहाँ पर ये सामान्यतः इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए हम इसको नहीं ले रहे, बाकी वो इसकी विशालता को समझते हुए अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके उदाहरण देखते हैं। ठीक है, अब 2 समान शंकु हैं, उनकी छायाओं की लंबाई 10 और 16 अंगुल दी गई है ना। छायाग्रों का अंतराल है जो 30 दिया गया है। अब दीप की ऊंचाई निकालनी है, दीप की ऊंचाई मतलब समझ गए, भुज, है ना, और शंकु की स्थितियाँ ज्ञात करनी है। ठीक है, तो जो शंकु है, अब जो हमारा था, हमें क्या करना है, छायाग्रों का अंतराल और इससे छायाओं की लंबाई से भाग देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी भुज की ऊंचाई, और इसी से हमें शंकु की स्थिति ज्ञात हो जाएगी। इसका आप घटाएंगे ना, देखिए ऐसे बन रहा था, है ना, कि एक छोटा है दूसरा बड़ा है ना, 2 तरीके से बन रहे थे। ठीक है, तो यदि इसमें आप चित्र में देखिए थोड़ा सा, हाँ जी, तो यहाँ पर ये लंबाई निकल आई, आपको ये पता है ना, और ये पता है, तो यहाँ से सीधा आप उसको इंडिकेट कर सकते हैं कि भाई इतनी दूरी पर स्थित है। तो हमारे पास मुख्य आंसर क्या निकालना था, ये अपना 50 अंगुल सीधा आंसर आ गया, छाया का अंतर और इसको भाग देके सीधा आ गया, है ना, इसमें इतनी दिक्कत नहीं है। अब इसको देख लीजिए, ये भी आसान है ना। अब इसमें क्या करना है कि एक वृत्त दिया गया है, इसमें व्यास दिया गया है 10, ठीक है, खंड 2 और 8 हैं, ठीक है, और 2 शर हैं, उनके मान क्या है, 9 है और 1 है, उनकी अलग अलग अर्धज्या बतानी है। ठीक है, अर्धज्या का सूत्र क्या था,
कि आपको दोनों शरों को गुणा कर देना है, ठीक है। और उसका अंडर रूट क्यों आया पता है आपको? और जाके ऊपर स्क्वायर था ना, स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो अंडर रूट आ जाएगा। तो 2 × 8 कर देंगे, क्योंकि शर है ना, शरों के खंड क्या है, 2 और 8 है, ठीक है। तो हमें शर से मतलब है, हमें अन्य चीज़ों से मतलब नहीं है। और जो दूसरी है उसका 2 के खंड के वो शरों के खंड क्या है, 9 और 1 है, तो 9 और 1 का ये 9 आया, अंडर रूट 9 का मान 3 आ गया, ठीक है। तो हमने बहुत आसानी से सीधा क्या निकालिए, अर्धज्याय, है ना, अर्ध व्यास नहीं निकाल, अर्धज्याय निकालने का सूत्र है। गणित में बहुत महत्व है अर्धज्याय का, ठीक है। अब एक और उदाहरण आता है, बहुत अच्छा उदाहरण है कि एक 18 हाथ ऊंचा बांस है ना, वायु के कारण वो क्या कहते हैं कि टूटकर गिर गया है ना। तो टूटकर गिर गया, अब क्या करते हैं कि उसका शीर्ष है जो वो जड़ से शीर्ष जड़ से 6 हाथ पर है, तो उसके टूटने का स्थान क्या है, ठीक है। तो ए का मान दिया है 6, है ना, जड़ से। अब इसका जो 18 हाथ ऊंचा है ना, तो ये लंबाई इसमें से कुछ टूट के ये गिरा, ठीक है। तो इसको जोड़कर और इसको जोड़कर टोटल मान कितना हो जाएगा, 18, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जोड़ा, ए आ गया 18, और बैसे है ना ये वाली लंबाई, है ना, और जो ऐसे है ना ये वाली लंबाई, ये कितनी है, ये है हमारी 18, ठीक है। उसने देखिए पूरा यूं खड़ा है, यदि ये टूटा तो यूं ही तो गिरेगा, है ना, तो ये यूं गिरा, और इसकी दूरी कितनी है, वो है 6, ठीक है। तो अब यहाँ पर बात करें, बैसे प्लस ऐसे हो गया 18। अब इसका हमें क्या कर देना है, हमें पता है जो हमारी सूत्र है, कर्ण स्क्वायर बराबर उस वाले को लगा देना है सीधा, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या होगा कि बैसे स्क्वायर बराबर, है ना, बैसे का वर्ग बराबर, अब इसका क्या होगा, दोनों का गुणा, इसका जो लंब है और आधार का है दोनों का क्या होगा, वर्ग होकर जुड़ जाएंगे, तो एक को सीधा यहाँ ले आते हैं, ठीक है। तो ऐसे को यहाँ ले आए, तो दूसरी ओर क्या बचा, एबे। अब एबे का मान हमको पता है, एबे का मान है 6, तो ये बैसे एबे का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36। अब क्या हो गया, बैसे का स्क्वायर, है ना, और माइनस ऐसे का स्क्वायर, ठीक है, इतना आ गया। अब यहाँ पर आगे हम देखते हैं, अब यही है, इसको हम कैसे तोड़ेंगे, ठीक है। इसको हम तोड़ेंगे बैसे प्लस ऐसे गुणा बैसे माइनस ऐसे, ठीक है, बराबर कितना रखना है, 36 के, ठीक है। अब हमें पता है, हमने एक और चीज़ निकाली है, उसको देखिए। एक चीज़ ये निकाली है हमने कि जो हमारे पास ये डाटा दिया हुआ है बैसे प्लस ऐसे, है ना, ये डाटा हमारे पास कितना है, 18, है ना। तो 18 और ये डाटा हमको निकालना है, तो इसका भाग दे देंगे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 36/2, 36/18 बराबर 2, ठीक है। अब ये 2 मान आ चुका है, ठीक है। अब क्या हो गया, बैसे निकालना है ना, तो अपने को बैसे निकालने के लिए क्या करना होगा, बैसे बराबर, है ना, ऐसे, बैसे प्लस ऐसे बराबर 18 दिया है, तो बैसे निकालने के लिए ऐसे को घटा देंगे, ठीक है। तो जो बैसे आया हमारा इसमें से घटाकर, और हम निकाल सकते हैं सीधा आसानी से। अब आप इसको देख सकते हैं, जो बैसे हुआ है ना, उसको क्या हुआ कि देखिए, इसको इस तरीके से कर सकते हैं, बैसे, एक मिनट इसको हटा देते हैं पूरे को, देखिए बैसे प्लस ऐसे बराबर 18, ठीक है, और बैसे माइनस ऐसे बराबर 2, ठीक है। तो अब इनको आपस में घटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से घटाया, है ना, चिन्ह बदल जाते हैं, आपको पता होगा घटाने के बाद, ठीक है। तो ये जुड़ जाएगा और ये भी जुड़ जाएगा, ठीक है। तो 2 ऐसे बराबर 20 आ गया, है ना। तो ऐसे बराबर कितना आ गया, सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर एक त्रुटि है, एक मिनट इसको हटा देते हैं। देखिए यहाँ माइनस आया, यहाँ कितना आया, प्लस आया, ठीक है, और यहाँ माइनस हो गया, ठीक है। तो 2 ऐसे बराबर कितना आया, 16, है ना। तो ऐसे बराबर कितना आया, 8, ठीक है। चिन्ह बदल जाते हैं, यहाँ पर चिन्ह बदलना हम रह गया था, ठीक है। तो 8 आ गया, और 8 में 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा इस सूत्र से, ठीक है। तो दोनों के मानों की पुष्टि यहाँ पर कर दी है हमने। अब एक और आता है, ये है पानी के हौज का। देखिए ये भी बहुत कमाल का सूत्र है, आप यहाँ पर गति की चीज़ों को निकाल सकते हैं, है ना, इसी माध्यम से आप वृत्त आदि बनाकर, है ना। पानी का हौज लिया है ना, आयाम उसका ले लिया हमने 6 से 12, है ना, ये तो 6 है, ये 12 है, ठीक है। हमने अभी आप इसको ही मानिए, अब वृत्त को भूल जाइए, अभी सिर्फ आप इसको मानिए, है ना, ये एक आयाम है, ठीक है। अब ये आयाम हो गया, अब उसके बाद क्या करना है, ईशान कोण में एक मछली गति करेगी, ईशान कोण में, ठीक है। और वायव्य कोण में एक सारस है, उसकी स्थिति यहाँ पे, ये मछली की स्थिति है, तो ये यूं और यूं, है ना, वायु वायव्य, ठीक है। अब एक सारस ने गति कर ली, ठीक है, सारस के डर से मछली दक्षिण दिशा में तिरछे चली, है ना, जैसे कहा तिरछे चली, परंतु किनारे से चलकर सारस ने उसे उतनी दूरी पर पकड़ लिया, दोनों की चाल बराबर है, तो उनकी दूरियाँ कितनी होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये ए से क्या है, होज है, ठीक है। मछली ए पर है और सारस बे पे है, ठीक है। यदि सारस ने, अब हम एज्यूम करते हैं कि कै बिंदु पर पकड़ा है ना मछली को, तो मछली कितनी दूरी चली, ए और कै दूरी चली, ठीक है। और सारस कितना चला, बे से और सैके इतना चला, ठीक है। अब हम आगे देखें तो
यदि कैसे को है ना इस आगे और बढ़ा दें, ये दूरी और बढ़ा दिया, ठीक है, ये दूरी कितनी बढ़ाई इसको भी याद रखना पड़ेगा कि जो सेक है आपने बढ़ाई है वो कितनी है, से बै के बराबर है, ठीक है, इसके बराबर है, से बै के बराबर है ना। और तो कै ए है जो है ना, जो कै ए है वो क्या बराबर हो जाएगी, कै खे के बराबर हो जाएगी, ठीक है, कै खे के बराबर ये हो जाएगी कै ए, है ना। अब उसके बाद क्या होगा कि जो कै से केंद्र को है ना, कै को जो केंद्र मान लिया और ए को क्या मान लिया, उसका मतलब अर्धव्यास मान लिया है ना, अर्धव्यास मान कर और एक वृत्त खींच दिया, ठीक है। अब वृत्त खींच दिया, अब उसके बाद इसको भी मिला दिया, समझ रहे हैं, देखो कैसे मिला दिया, ठीक है। अब इतना हमारा काम पूरा हो गया। अब देखिए आपको इतना दिमाग नहीं लगाना, ये तो मैंने वैसे ही इसकी व्याख्या कर दी थी। हमको सिर्फ इतना काम करना है कि एक ये खोज लिया है ना, कै को ही केंद्र माना और सीधा एक वृत्त कै को और इसको ये त्रिज्या मान ली, कै को केंद्र मानकर कै को और सीधा वृत्त खींचना था। इतना सोचना ही नहीं है अपने को, है ना। और ये इसको बढ़ा देना है आगे, है ना, ये मिला देना है, ठीक है, ये भी इसको बढ़ा देना है, बस मिला देना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। अब अपने को सीधा सोचना है हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है, अब देखिए ये क्या हो गया, ज्या हो गई एक तरीके की, अर्ध ज्या, ठीक है। तो ये भी शर हो गया, ये भी शर हो गया, ठीक है, यहाँ बात समझ में आई। तो शरों का सूत्र क्या था, अर्धज्या का बराबर अर्धज्या बराबर अर्धज्या का स्क्वायर बराबर दोनों शरों का गुणा, है ना। तो शर कितने हैं उसका गुणा करेंगे, ठीक है। तो अर्धज्या हमको पता है इसका मान कितना है 6, इसका 12 है ना, तो ये 6 है, तो 6 का स्क्वायर 36 हो गया, ठीक है। और ये गैदे और सैक है, ये गैदे और देख है, सॉरी, है ना, यहाँ पर काट रहा है ना, इसको यहाँ पर काट रहा है ना, एक गैदे हो गया एक देखे हो गया, है ना, दो मान हो गए, ठीक है। अब ये हो गए, उसके आगे क्या किया, अब तो देखिए अब ये मान आया, अब देखे कितना होगा, ठीक है, देख है कितना होगा, अब देखिए कैसे मापन होगा इसका, ये 12 है ना, हमने क्या कहा ये दूरी इस दूरी के बराबर है, तो ये कितनी हो गई 6, तो 12 + 6 बराबर 18, ठीक है। तो ये देखे 18 आ गई, इसका भाग दे देंगे तो गैदे कितना आ गया 2 आ गया, 36/18 2, ठीक है। अब एक सूत्र है, इसको आप समझिएगा ध्यान से, कै ए, है ना, कै ए क्या है, ये वाली दूरी, ठीक है, कै ए बराबर क्या होगा 1/2, कै ए का मतलब आप समझे, ये होगी त्रिज्या, है ना, इसको एक रूप में ये भी समझ सकते हैं त्रिज्या, ठीक है, 1/2 है ना, गैदे प्लस देखे, है ना, यानी दोनों शरों का, है ना, आप सोचिए खुद ही एज्यूम कीजिए, दोनों शरों का यानी व्यास का आधा ही क्या होता है, त्रिज्या होता है ना। एक सूत्र हमने अपने मन से व्युत्पन्न कर लिया यूँ मानिए, क्योंकि हमारे पास डाटा गिवन है ना, हमें पता है कि दोनों शर मिला के कुल मिला के व्यास के बराबर होते हैं और व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होता है, ठीक है। ये सूत्र ऐसे व्युत्पन्न हो गया, तो हम यहाँ पर सीधा रख देंगे, है ना। रखना क्या है, ये देखिए ये गलत है ना, इस पर ध्यान मत दीजिएगा, है ना। तो क्या ए बराबर कितना हो गया 1/2, है ना। गैदे क्या है, गैदे कितना आया था अपने पास 2 आया था, ये निकाला था, है ना। और देखे कितना आया था हम पहले ही निकाल चुके हैं ना 18, ठीक है। तो 20 में 2 का भाग दिया तो 10 आया समझ में कि मछली ने कितनी दूरी तय करी, मछली ने दूरी तय करी 10 अंगुल या जितनी भी मापन इकाई दी गई है 10, है ना। और इतनी ही सारस ने भी इतनी करी, जब भी तो वो पकड़ पाए। अब सोचिए ना, इतनी बुद्धि लगाइए, प्रश्न में क्या कहा है कि भाई दोनों की चाल बराबर हो, है ना। एक चीज़ देखिए, चाल बराबर दूरी बटे समय, है ना, ठीक है। तो यदि एक समय पर एक बिंदु पे दोनों आ रहे हैं, ठीक है, उनको एक समय लगा, 2 पॉइंटों पे हैं और वो एक जगह आके मिल रहे हैं, है ना, तो यानी समय कांस्टेंट हो गया, है ना। और चाल बराबर दूरी, ठीक है, तो चाल समान है यानी दूरी भी समान है, ठीक है। तो यानी आप समझ चुके हैं अब, है ना। तो यहाँ पर हम इसको समाप्त करते हैं, कल मतलब कल या अगली वीडियो जब आएगी तो 18वां श्लोक हम लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।